एवरीवन, गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक टू परचम। और आज का हमारा जो बर्निंग टॉपिक है वो है 45th जीएसटी काउंसिल मीट। और जो हाल ही में 45 नंबर की जीएसटी काउंसिल मीट हो रही है, लखनऊ में हो रही है। हालांकि ये इसके जो भी हाइलाइट्स होंगे, जो भी क्या चेंजेस हुए हैं, मेजर चेंजेस, आज हम उसको कवर करेंगे। लेकिन कोई भी चीज़ कवर करने से पहले हमको थोड़ा सा बेसिक इन्फॉर्मेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जैसे कि जीएसटी क्या होता है, ये जीएसटी काउंसिल क्या होता है। तो पहले इसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ में देखते हैं और फिर इस टॉपिक के जो हाइलाइट्स होंगे उसको हम डिस्कस करेंगे। आज के टॉपिक की जो आपको पीडीएफ होगी वो परचम की वेबसाइट पर मिल जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जीएसटी। तो पहले अलग अलग प्रकार के हमारे पास डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस हुआ करते थे और उन सारे टैक्सेस को मर्ज करके एक इनडायरेक्ट टैक्स बनाया जिसका नाम था जीएसटी। अब जीएसटी मतलब गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है। ठीक है, जीएसटी आपको कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल नंबर, एक सेकेंड पेन चेंज कर लेती हूँ, दिख नहीं रहा होगा आपको, हाँ, आर्टिकल नंबर 279A में आपको जीएसटी के बारे में, जीएसटी काउंसिल के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। इसका क्या मतलब निकलता है कि ये जो जीएसटी काउंसिल है ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, क्योंकि मैंने आपको सिखाया है अगर किसी भी बॉडी का जिक्र आपको कॉन्स्टिट्यूशन के किसी आर्टिकल में मिलता है तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती है। तो जीएसटी काउंसिल भी आपकी कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है। इस जीएसटी काउंसिल में आपको स्टेट और सेंट्रल दोनों का रिप्रेजेंटेशन मिलेगा। मतलब जीएसटी काउंसिल जो है वो एक फेडरल स्ट्रक्चर पर काम करता है। दोनों को राइट्स होते हैं, चाहे वो सेंट्रल हो चाहे वो स्टेट हो। तो हमारे जो पार्लियामेंट है उसके द्वारा 101 नंबर का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2016 में पास किया गया था। उसके बाद ही जीएसटी को पूरे राज्यों में, पूरे देश में इम्प्लीमेंट किया गया। तो अलग अलग प्रकार के टैक्सेस को मर्ज करके जीएसटी बना है। तो अभी हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमण, उनके द्वारा ये जो जीएसटी काउंसिल है इसको हेड किया गया। मीटिंग हुई कहाँ पर, आपकी लखनऊ में। अब इस जीएसटी काउंसिल का मीटिंग का जो खास बात क्या है कि अभी कोविड-19 पैंडमिक था, इतना बड़ा मीटिंग बहुत समय बाद फिजिकली हो रहा है, नहीं तो अभी तक जो मीटिंग हो रहा था वो वर्चुअली हो रहा था। अगर हम बात करें इस जीएसटी काउंसिल में कौन होता है, तो जीएसटी काउंसिल जो होती है उसके चेयरपर्सन हमारी यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, मतलब जो कि निर्मला सीतारमण जी हैं। उसके अलावा कुछ मेंबर होते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ फाइनेंस। मैंने आपको सिखाया है, एक तो यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं और उनकी सहायता के लिए कुछ स्टेट मिनिस्टर अपॉइंट होते हैं। तो मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ फाइनेंस है। इसके बाद सारे राज्यों के जो वित्त मंत्री हैं, फाइनेंस मिनिस्टर है, वो इसमें शामिल है। ठीक है, तो इन सभी लोगों से मिलकर जीएसटी काउंसिल बनती है, मतलब सेंट्रल और स्टेट दोनों हैं। अगर कोई भी आपको नया जीएसटी इम्पोज करना है, पुराने जीएसटी को चेंज करना है, हटाना है, रेट चेंज करना है, तो आपको एक बिल पास करना होता है जीएसटी काउंसिल में। और सेंटर का जो वोट है 1/3 वोट काउंसिल को देना होता है और स्टेट से 2/3 वेटेज होता है। अगर ओवरऑल वेटेज की बात करें, अगर 75% वोट मिलते हैं तो ही कोई बिल पास होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको ऐसे समझाऊंगी कि केरला हाई कोर्ट ने कहा कि जो पेट्रोल और डीजल के दाम है वो जीएसटी के दायरे में आने चाहिए और इस बात को क्वेश्चन करना चाहिए जीएसटी काउंसिल में। तो निर्मला सीतारमण जी के द्वारा जो 45th नंबर की जीएसटी काउंसिल हुई, वहां पर ये मुद्दा उठाया गया कि पेट्रोल और डीजल के दाम भी कहाँ आने चाहिए, जीएसटी में आने चाहिए। लेकिन बहुत सारे राज्य जो थे इससे एग्री नहीं थे, इसलिए इस पे कोई भी डिसीजन नहीं आया। मतलब अभी भी पेट्रोल और डीजल के दाम जो हैं वो जीएसटी के दायरे में नहीं आएंगे। तो आप सोच रहे होंगे कि मैडम इससे हमें क्या फ़ायदा कि अगर पेट्रोल और डीजल के दाम जीएसटी में आ गए। तो इससे हमें बहुत सारे फ़ायदे होने वाले हैं। जैसे कि अगर मैं जीएसटी की बात करूँ तो जीएसटी जो लगता है वो 4 स्लैब्स इसमें है। ठीक है, 4 स्लैब इसमें है। कौन कौन से? 5% पे है, 12% पे है, 18% पे है और 28% पे है। अगर जीएसटी के दायरे में पेट्रोल और डीजल के दाम आते हैं तो मैक्सिमम कितना टैक्स लगेगा? 28% ही लगेगा ना। लेकिन तो भी आज के जो रेट है उससे तो भी हमारे जो पेट्रोल और डीजल की वैल्यू होगी वो क्या होगी? कम होगी। पहला पॉइंट तो आपको ये याद रखना है। दूसरी बात, सभी राज्यों में जो पेट्रोल के दाम अलग अलग होते हैं, किसी में कम किसी में ज़्यादा। अगर पेट्रोल और डीजल के दाम जीएसटी दायरे में आ जाते हैं तो सभी राज्यों में जीएसटी के कारण रेट सेम हो जाएंगे।
ठीक है ना, राज्यों का वेट खत्म हो जाएगा, सेंट्रल की एक्साइज ड्यूटी खत्म हो जाएगी, और सबसे बड़े स्लेव में भी रखते हैं अगर 28% में, तो भी आपके पेट्रोल और डीजल के दाम कम हो जाएंगे, क्योंकि अभी एट प्रेजेंट दिल्ली गवर्नमेंट 30%, राजस्थान गवर्नमेंट 36%, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट 33%, कर्नाटका 35%, ये अलग अलग स्टेट्स की कंडीशन है जो वेट इम्पोज करते हैं पेट्रोल और डीजल में। तो जिससे राज्यों को और केंद्र सरकार को काफ़ी ज़्यादा फायदा होता है पेट्रोल डीजल में। अगर जीएसटी में आएगा तो जीएसटी से आने से क्या हो जाएगा, रेट कम हो जाएंगे पेट्रोल और डीजल के। पहली चीज़ तो जीएसटी काउंसिल में ये हुआ। ठीक, दूसरी बात कर लेते हैं। अभी कोविड-19 पैंडेमिक से हम उभरे हैं, लेकिन अभी भी ट्रीटमेंट जारी है, अभी भी केसेस मिलते हैं और वैक्सीनेशन प्रोग्राम चल रहा है। तो जीएसटी जो रेट्स है ड्रग यूज इन अ कोविड-19 ट्रीटमेंट, तो ये जीएसटी के दायरे से बाहर रहेगा टिल दिसंबर 31। तो ऐसा मीटिंग में कहा गया कि कोरोना की दवाइयों पे जो टैक्स छूट दी गई है वो 31 दिसंबर तक जारी रहेगी, लेकिन केवल और केवल दवाइयों पे। जो भी इक्विपमेंट यूज होते हैं कोविड-19 के ट्रीटमेंट के लिए, उन पे जो जीएसटी है वो सितंबर में ही खत्म हो जाएगा, और सितंबर के बाद से इन पे जीएसटी लगना शुरू हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा कुछ मेडिसिन के नाम भी यहाँ पे रखे गए हैं, जैसे कि आप लोग ने अभी रेमडेसिविर का नाम बहुत ज़्यादा न्यूज़ में सुना होगा, इसके अलावा हेपरिन का नाम सुना होगा। इन सभी पे भी जो जीएसटी है वो 5% की बात कही गई है टिल दिसंबर 31। ठीक है, तो हेपरिन क्या होता है? हेपरिन बेसिकली एक एंटी ब्लड क्लॉटिंग आपकी मेडिसिन होती है। हालांकि ये जो हेपरिन है ये हमारे लीवर में भी बनता है, एक एंटी ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर होता है। तो इन दवाइयों पे भी 5% जीएसटी रहेगा, ऐसा बोला है। इसके अलावा कैंसर की ट्रीटमेंट पे जो भी मेडिसिन यूज होती है उस पर जीएसटी रिड्यूस कर दिया। पहले 12% था, अब सेंट्रल के द्वारा इसे 5% कर दिया गया है। ये बात यहाँ पर बोली गई है। नेक्स्ट है जो बायोडीजल्स होते हैं, है ना, रतन जोत, आपने प्लांट का नाम भी सुना होगा। ठीक है, तो जीएसटी जो बायोडीजल जिससे बनता है उसको भी रिड्यूस कर दिया है 12% टू 5%, जिससे लोगों का ध्यान जो है वो बायोडीजल की तरफ जाए। ये भी बहुत बड़ा डिसीजन जो है वो इस काउंसिल मीटिंग में लिया गया है। अगली बात कर लेते हैं ई कॉमर्स ऑपरेटर स्विगी और जोमेटो। अच्छा, जब हम स्विगी या जोमेटो से ऑर्डर प्लेस करते हैं खाना, तो आप जो भी फूड डिलीवर करवाते हो उसमें भी आपका जीएसटी लगता है। तो आप लोगों ने पेमेंट किसको किया? पेमेंट आपने जोमेटो को किया, तो आपका जो जीएसटी 5% था वो किसके पास गया? जोमेटो के पास गया, और वो जाके जो भी उस रेस्टोरेंट का ओनर होता है उसको सबमिट कर देता है। अब जो रेस्टोरेंट्स के ऑनर होते हैं वो जीएसटी फाइल करने में बहुत ज़्यादा डिले करते हैं, या बहुत सारे जो ऑनर्स हैं वो तो जीएसटी फाइल करते भी नहीं हैं। इसलिए यहाँ पर डिसीजन लिया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, इस काउंसिल के द्वारा, कि जो भी हम खाना ऑर्डर करते हैं उसमें जो जीएसटी लगता है अब वो रेस्टोरेंट वाले पे नहीं करेंगे। मतलब हम तो, हमारे लिए कोई चेंजेस नहीं है, हम तो जो जैसा कि 100 रुपये का खाना था तो हम 100 रुपये जोमेटो वाले को दे रहे हैं तो हम वही देंगे, लेकिन इस पर जो 5% जीएसटी लगा है वो जोमेटो वाला फाइल करेगा, मतलब रेस्टोरेंट तक अवे नहीं जाएगा। ये बात यहाँ पर की गई है। ठीक है, इसके अलावा रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट करने के लिए सोलर पैनल्स लोग खरीदें, अपने घरों पे लगवाएं। तो रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट करने के लिए भी यहाँ पे जो डोमेस्टिक रिन्यूएबल एनर्जी के डिवाइसेस हैं उस पर 12% जीएसटी की बात की गई है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर कुछ ऐसी एक्सपेंसिव ड्रग्स होते हैं, दवाइयाँ होती हैं जो कैंसर और भी ज़्यादा भयानक बीमारियों के इलाज में यूज़ होती हैं, जैसे कि जोलगेंस्मा, बिल्टेस्टो। ये इन दवाइयों की कीमत, एक एक डोज की कीमत जो है लगभग 16 करोड़ रुपीस होती है। इनको भी जीएसटी के दायरे से बाहर रखने की बात की है, जिससे इनकी कॉस्ट और भी ज़्यादा इंक्रीज ना हो। साथ ही साथ जो रेलवे लोकोमोटिव पार्ट्स है और इनका पर भी जीएसटी जो है वो 18% इंक्रीज कर दिया गया है। ठीक है, अब बात करते हैं फोर्टिफाइड राइस की। मैंने आपको बताया था कि जब कोई भी राइस है, वीट है, उसमें एडिशनल विटामिन और मिनरल्स को ऐड ऑन किया जाता है तो उसे हम फोर्टिफाइड, पोषण युक्त आहार के नाम से जानते हैं। तो फोर्टिफाइड राइस पे भी रिड्यूस कर दिया गया है जीएसटी 5%। ठीक है, 18% पहले था, अब 5% कर दिया गया है। साथ ही साथ यहाँ पर एक और बात की गई है, सेज। अच्छा, जैसे कि आप लोग जब बिल वगैरह रेस्टोरेंट में पे करते हैं तो आप लोग देखते हैं कि स्वच्छ भारत अभियान सेज लगा है 2%, 1%, वटेवर। तो जब ज़्यादा लोड होता है गवर्नमेंट पे, या डेवलपमेंट का काम गवर्नमेंट कर रही होती है, डिपार्टमेंट के पास फंड की कमी होती है, तो जीएसटी के ऊपर आप लोगों से एक और टैक्स लिया जाता है जिसको हम सेज कहते हैं। पर्टिकुलर ड्यूरेशन के लिए ही ये सेज होता है। तो हुआ क्या,
जब 2016-17 से जो है वो इम्प्लीमेंट हुआ जीएसटी, तो राज्यों को बहुत नुकसान हुआ। तो गवर्नमेंट के द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ये कहा गया कि हम 5 साल तक आपको क्या करेंगे, कंपनसेट करेंगे, इसलिए हम एक कंपनसेशन सेस लगाएंगे और जो भी सेस हमको इससे टैक्स कलेक्ट होता है वो हम राज्यों में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ये कार्यक्रम जून 2022 तक रहेगा, जो कि हाल ही में ख़त्म होने वाला है। तो कुछ राज्यों ने डिमांड उठाई कि ये जो कंपनसेशन सेल्स है इसको आपको एक्सटेंड कर देना चाहिए 2022 के बाद। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, जीएसटी काउंसिल के द्वारा इस बात को मना कर दिया गया कि 2022 के बाद इस कंपनसेशन सेल्स को इंक्रीज नहीं किया जाएगा। लेकिन हाँ, कोविड पैंडेमिक के कारण जो राज्यों की स्थिति खराब हो गई है, बहुत सारे राज्यों ने लोन लेकर रखा है और लोन पे इंटरेस्ट भी दे रहे हैं, इसलिए हम इस सेस तो लगाएंगे, लेकिन 2022 से लेकर 2026 तक इस कंपनसेशन सेस को लगाया जाएगा। सेंट्रल ये टैक्स वसूलेगी और जो भी राज्यों का जो इंटरेस्ट होगा, जो भी कंपनसेशन होगा, वो चुकाने में मदद करेगी। ये बात यहाँ पर फाइनेंस मिनिस्ट्री निर्मला सीतारमण के द्वारा और रेवेन्यू जो सेक्रेटरी हैं तरुण बजाज के द्वारा 17 सितंबर को जीएसटी की 45th नंबर की काउंसिल मीट में कहा गया, जो कि लखनऊ में हो रही है। तो आपको समझ में आए होंगे हाइलाइट्स, क्या मेजर चेंजेस हो रहे हैं, किनको जीएसटी के दायरे से बाहर रखा है, कहाँ पर इंक्रीमेंट हो गया है, कहाँ पर रिड्यूस कर दिए हैं प्राइस, वो सारी चीज़ें हमने देखी हैं। तो थैंक यू सो मच। हम फिर मिलेंगे अपने ऐसे ही कुछ बर्निंग टॉपिक के साथ। तब तक